वॉर एक बहुत बुरी चीज है। ये ऐसा रास्ता है जो जीत का वादा तो करता है, पर सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाता है। जब हम ये रास्ता चुनते हैं तो हम जमीन या पावर जीतने की सोचते हैं, पर असली कीमत भूल जाते हैं। इसकी कीमत पैसे में नहीं, बल्कि ह्यूमानों की जान से चुकाई जाती है। ये उस मां के आंसुओं से चुकाई जाती है जिसने अपना बच्चा खो दिया है, और उस घर की खामोशी से चुकाई जाती है जो कभी हंसी से भरा होता था। बम और बंदूकों की आवाजें सिर्फ बिल्डिंग्स को ही नहीं तोड़ती, वे सपनों को भी तोड़ देती हैं। वे फैमिलीज और कम्युनिटीज के ताने बाने को फाड़ देती हैं, ऐसे जख्म छोड़ जाती हैं जिन्हें ठीक होने में पीढ़ियां लग जाती हैं, अगर वे कभी ठीक होते भी हैं तो। एक खूबसूरत गांव के बारे में सोचो जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। बच्चे खेतों में खेलते हैं और बड़े एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे कहानियां सुनाते हैं। लाइफ सिंपल है और खुशियों से भरी है। फिर वॉर आती है। ये एक तूफान की तरह आती है, बिन बुलाई और क्रूर। वो खेत जहां बच्चे खेलते थे बैटल ग्राउंड बन जाते हैं। बरगद का पेड़ जो कभी जीवन का प्रतीक था जलकर ठूंठ हो जाता है। हंसी की जगह डर और दर्द की चीखें ले लेती हैं। ये है कॉन्फ्लिक्ट की रियलिटी। ये हीरोज नहीं बनाती, ये अनाथ और विधवाएं बनाती है। ये पड़ोसियों को दुश्मन में बदल देती है और घरों को कब्रों में बदल देती है। सभी के लिए दुख की विरासत छोड़ जाती है। बैटलफील्ड पर हर सोल्जर किसी का बेटा है, किसी का बाप है या किसी का दोस्त है। उनके भी सपने और उम्मीदें हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपके और मेरे हैं। उनके पास स्कूल के पहले दिन की यादें हैं, अपनों के साथ मनाए गए त्योहारों की और खुशी के सिंपल पलों की यादें हैं। पर वॉर उन्हें अपने सामने वाले इंसान को दूसरा इंसान नहीं, बल्कि एक टारगेट मानने पर मजबूर करती है। ये उनकी ह्यूमेनियत छीन लेती है, और हमारी भी। हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हर नंबर के पीछे एक लाइफ है, एक स्टोरी है, एक्सपीरियंसेस की एक दुनिया है जो हमेशा के लिए बुझ गई है। वॉर की असली ट्रेजेडी इस शेयर्ड ह्यूमेनियत का नुकसान है। डिस्ट्रक्शन तब खत्म नहीं होती जब फाइटिंग रुक जाती है। जमीन जहरीली हो जाती है, क्रेटर्स और बिना फटे माइंस से स्कार्ड हो जाती है। जो पानी हम पीते हैं और जो हवा हम लेते हैं वो आने वाले सालों तक टॉक्सिक हो सकती है। स्कूल्स और हॉस्पिटल्स वही जगह जो फ्यूचर बनाती हैं और बीमारों को ठीक करती हैं, अक्सर सबसे पहले तबाह होती हैं। एक शहर को फिर से बनाना सिर्फ ईंट और मोर्टार बिछाना नहीं है, ये ट्रस्ट को फिर से बनाना है, उम्मीद को फिर से बनाना है, और उन लोगों की स्पिरिट को फिर से बनाना है जिन्होंने देखा है कि इंसान एक दूसरे के साथ सबसे बुरा क्या कर सकते हैं। वॉर के निशान सिर्फ जमीन पर ही नहीं होते, बल्कि एक नेशन की आत्मा में गहराई से एच्ड होते हैं। हम अलग अलग देशों में रह सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोल सकते हैं और अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो कर सकते हैं। हमारी स्किन का कलर अलग हो सकता है और हम अलग अलग फूड खा सकते हैं, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। हम एक ही शानदार कारपेट के अलग अलग धागों की तरह हैं। हर धागे का अपना एक यूनिक कलर और टेक्सचर होता है, पर साथ मिलकर वे एक खूबसूरत पैटर्न बनाते हैं। अगर आप एक धागे को खींचते हैं तो पूरा कारपेट खुलने लगता है। जब दुनिया का एक हिस्सा सफर करता है तो दर्द आखिरकार हम सभी को छूता है। हम एक ग्लोबल फैमिली हैं और एक इंसान की वेल बीइंग बाकी सबकी वेल बीइंग से जुड़ी हुई है। ये कनेक्शन सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है, ये लाइफ की एक सिंपल सच्चाई है। जब एक देश में एक फार्मर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फसल नहीं उगा पाता तो हजारों मील दूर एक सुपरमार्केट में फूड की कीमत बढ़ सकती है। जब एक फैक्ट्री पर बमबारी होती है तो दुनिया के दूसरे हिस्से में लोगों की जॉब्स जा सकती है, क्योंकि सप्लाई चेन टूट जाती है। हम एक दूसरे पर मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, आर्ट और नॉलेज के लिए डिपेंड करते हैं। इंडिया में एक डॉक्टर जर्मनी में डेवलप की गई एक टेक्निक का यूज करके एक पेशेंट को बचा सकता है। इंग्लैंड में एक बच्चा जापान की एक स्टोरी से इंस्पायर हो सकता है। हमारी लाइफ हजारों देखी और अनदेखी तरीकों से आपस में बुनी हुई है, इसलिए एक दूसरे से लड़ना अपने आप को चोट पहुंचाने का काम है। ये ऐसा है जैसे बायां हाथ दाहिने हाथ को मारने की कोशिश कर रहा हो। दोनों हाथ एक ही बॉडी के हैं और दोनों को दर्द महसूस होगा। जब हम अपने यंग लोगों को लड़ने भेजते हैं तो हम उन्हें दूसरे यंग लोगों को नुकसान पहुंचाने भेज रहे होते हैं जो बिल्कुल उनके जैसे हैं। हम उसी फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं जिसे हम प्रोटेक्ट करने का दावा करते हैं। हम अपने बच्चों को अपने टॉय शेयर करना और प्लेग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ न लड़ना सिखाते हैं। फिर एडल्ट्स के तौर पर हम क्यों मानते हैं कि बहुत बड़े ज्यादा डिस्ट्रक्टिव स्केल पर लड़ना हमारे डिसएग्रीमेंट्स का एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है?
हम सब एक ही छोटे प्लेनेट पर रहते हैं। यही हमारा इकलौता घर है। हम सब एक ही सूरज और एक ही चांद को देखते हैं। हम सभी को सांस लेने के लिए साफ हवा और पीने के लिए ताजा पानी चाहिए। हमने मैप्स पर जो बॉर्डर्स बनाए हैं वे सिर्फ लाइंस हैं। वे आसमान या ओशंस को डिवाइड नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज या एक महामारी जैसी प्रॉब्लम हमें दिखाती है कि हम कितने सच्चे तौर पर कनेक्टेड हैं। ये हमारे इंसान निर्मित डिवीजन्स का सम्मान नहीं करती। उसी तरह वॉर का जहर बॉर्डर्स के पार फैल जाता है। हमें अपने नफरत और डिवीजन के मैसेज से प्रभावित करता है। हमारी सर्वाइवल और हमारी प्रॉस्पेरिटी हमारी शेयर्ड ह्यूमैनियत को पहचान कर और साथ मिलकर काम करने पर डिपेंड करती है। हिस्ट्री एक महान टीचर है, पर हम अक्सर खराब स्टूडेंट्स होते हैं। यह हमें बार बार दिखाती है कि वॉर कभी भी लास्टिंग पीस या हैप्पीनेस नहीं लाई है। पास्ट की महान वॉर ने सिर्फ डिस्ट्रक्शन और लाखों कब्रें छोड़ी हैं। उन्हें ग्लोरी और एक बेहतर दुनिया के वादों के साथ लड़ा गया था, पर उन्होंने केवल सफरिंग और इकोनॉमिक रूइन ही दी। जो नेशन कभी दुश्मन थे, उन्हें आखिरकार बैठकर बात करनी पड़ी ताकि फिर से बनाने का कोई रास्ता मिल सके। जो पीस आई वह बैटलफील्ड पर नहीं जीती गई थी। उसे डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग और फॉरगिवनेस की कड़ी मेहनत से बनाया गया था। लेसन सिंपल है, जो आखिरकार शब्दों से बनाया गया है उसे तलवारों से नष्ट होने से बचाया जा सकता था। फिर आया सबसे डार्क इन्वेंशन, न्यूक्लियर वेपन। यह सिर्फ एक और बम नहीं है, यह एक ऐसा वेपन है जो एक ही फ्लैश में पूरे शहर को तबाह कर सकता है। यह बिल्डिंग्स को धूल में और लोगों को परछाइयों में बदल सकता है। खतरा यही नहीं रुकता। ये जो रेडिएशन पीछे छोड़ता है वह सदियों तक धरती, पानी और हवा को जहरीला कर सकता है। यह उन लोगों में भयानक बीमारियां पैदा करता है जो शुरुआती धमाके से बच जाते हैं, और उनकी आने वाली पीढ़ियों में भी। यह मास डिस्ट्रक्शन का वेपन है, एक ऐसा टूल जो इतना पावरफुल है कि इसका उपयोग हमारी दुनिया के अंत का मतलब होगा। जैसा हम जानते हैं, न्यूक्लियर वॉर में कोई विनर नहीं हो सकता। केवल ऐसे सर्वाइवर होंगे जो मृतकों से ईर्ष्या करेंगे। इन वेपन्स का अस्तित्व पूरी ह्यूमैनियत के सिर पर लटकी हुई तलवार की तरह है, जो एक पतले धागे से टिकी हुई है। एक गलती, एक गलत कैलकुलेशन या किसी एक लीडर द्वारा पागलपन का एक पल अनइमेजिनेबल कैटास्ट्रोफी को जन्म दे सकता है। हम हर दिन इस खतरे के साथ जीते हैं। हम खुद से कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, कि हमारे लीडर इतने वाइज हैं कि उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट का इतिहास हमें बताता है कि जो भी वेपन इन्वेंट किया गया है उसका अंततः इस्तेमाल हुआ है। हम लापरवाह नहीं रह सकते। इन वेपन्स से सच्चे तौर पर सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका यह है कि वे अब मौजूद न हों। हिरोशिमा और नागासाकी की स्टोरेज सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट्स नहीं हैं, वे अर्जेंट वार्निंग्स हैं। वे राख और परछाई में लिखी गवाहियां हैं जो हमें बताती हैं कि क्या होता है जब ह्यूमैनियत की नष्ट करने की पावर उसकी विजडम और कंपैशन से ज्यादा हो जाती है। हमें सर्वाइवर्स, हिबाकुशा की आवाजें सुननी चाहिए, जिन्होंने दुनिया को यह बताने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, नेवर अगेन। इस लेसन को भूलना सबसे बड़ा खतरा है जिसका हम सामना करते हैं। हमें पास्ट को याद रखना चाहिए, न कि शिकायतें पालने के लिए, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम कभी भी अपनी सबसे गंभीर गलतियों को न दोहराएं। पीस के रास्ते के लिए हमें अपने खुद के विनाश के उपकरणों को खत्म करने की जरूरत है। जब हम गवर्नमेंट्स और आर्मी के बारे में सोचते हैं तो खुद को छोटा और पावरलेस फील करना आसान होता है। हम सोच सकते हैं, मैं एक सिंपल इंसान वॉर रोकने के लिए क्या कर सकता हूं। पर हिस्ट्री हमें दिखाती है कि सबसे बड़े चेंजेस अक्सर ऑर्डिनरी लोगों ने शुरू किए हैं, जिन्होंने सही के लिए खड़े होने की हिम्मत की। गवर्नमेंट्स के पास वॉर डिक्लेयर करने की पावर हो सकती है, पर असली पावर सिटीजन्स के पास होती है। इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए नॉन वायलेंट मूवमेंट को देखो, जिसे महात्मा गांधी ने लीड किया था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि आप एक एम्पायर से गन्स से नहीं, बल्कि सच्चाई, करेज और पीसफुल रेजिस्टेंस से लड़ सकते हैं। उन्होंने लाखों लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए इंस्पायर किया, यह साबित करते हुए कि लोगों की इच्छा किसी भी आर्मी से ज्यादा स्ट्रांग होती है। वियतनाम वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट्स के बारे में भी सोचो। अमेरिका और दुनिया भर में ऑर्डिनरी सिटीजन्स, स्टूडेंट्स, मदर्स और वर्कर्स ने अपनी आवाज उठाई। वे सड़कों पर मार्च किए, उन्होंने लेटर्स लिखे और उन्होंने अपने लीडर्स से सवाल किए। उन्होंने कहा कि वॉर गलत थी और इसे रुकना ही था। पहले उनकी आवाजों को इग्नोर किया गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वे बोलते रहे और धीरे धीरे उनकी कलेक्टिव आवाज इतनी तेज हो गई कि उसे अब डिसमिस नहीं किया जा सकता था।
उन्होंने पब्लिक ओपिनियन को बदला और अंततः वॉर को खत्म करने में मदद की। यह दिखाता है कि जब लोग एक कॉमन कॉज के लिए साथ आते हैं तो वे हिस्ट्री का कोर्स बदल सकते हैं। दुनिया के सिटीजन्स के तौर पर हमारी पहली ड्यूटी इन्फॉर्मड रहना और सवाल पूछना है। जो आपको बताया जाता है उसे आंख बंद करके एक्सेप्ट न करें। पढ़ो, सीखो और एक कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉजेस को समझने की कोशिश करो। डिसएग्रीमेंट क्यों है, कौन सफर कर रहा है, वॉर से कौन प्रॉफिट कमा रहा है। नॉलेज की तलाश करके हम खुद को सबसे पावरफुल वेपन से लैस करते हैं, सच्चाई। अगला स्टेप है अपनी आवाज उठाना। अपने दोस्तों, अपनी फैमिली और अपनी कम्युनिटी से बात करें। गवर्नमेंट में आपको रिप्रेजेंट करने वाले लोगों को लिखें। पीस के मैसेजेस शेयर करने और कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए काम कर रहे लोगों को सपोर्ट करने के लिए सोशल मीडिया का यूज करें। आखिर में हमें साथ मिलकर काम करना होगा। एक सिंगल आवाज को इग्नोर किया जा सकता है, पर आवाजों के एक कोरस को नहीं। पीसफुल प्रोटेस्ट्स और विजिल्स में शामिल हों। वॉर के विक्टिम्स को एड प्रोवाइड करने वाले ऑन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करें। सबसे इंपॉर्टेंट, वोट करने की अपनी पावर का यूज करें। ऐसे लीडर्स चुने जो अग्रेशन के ऊपर डिप्लोमेसी को वैल्यू करते हो, जो दीवारों के बजाय ब्रिज बनाने की कोशिश करते हो। अपनी गवर्नमेंट से ग्लोबल डिसआर्मामेंट के लिए काम करने और न्यूक्लियर वेपन्स पर बैन लगाने के लिए ट्रीटीज साइन करने की डिमांड करें। पीस की जर्नी एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है, जिसे आप और मैं लेते हैं। वॉर एक चॉइस है और हम, दुनिया के लोग, एक अलग रास्ता चुन सकते हैं। हम पीस चुन सकते हैं। आइए हम वह चॉइस करें, साथ मिलकर अपने शेयर्ड फ्यूचर के लिए।